मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। ये पुस्तक आपको ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोंपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। ये पुस्तक क्यों लिखी गई? इसी तरह के बहुत से सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण ही मुझे ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालेगी। ये शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचने का मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी, आपको भावनात्मक तथा शारीरिक बेड़ियों से मुक्त करेगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी व मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की ये चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। ये को दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे पाएं? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया जिसे डॉक्टरों की भाषा में सारकोमा कहा जाता है। मैंने ये इलाज अपने अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वो तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं तो ये अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। ये पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। ये पुस्तक आपको वो सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं। आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखी बनाएं, अपने काम धंधे की समस्याएं सुलझाएं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव लाएं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने कैसे ला सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें सीख लें। अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है। हो सकता है, और मेरा मानना है ऐसा ही होगा, यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो। इस पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी। इसमें यह रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों ने मुझसे पूछा है, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीकों का जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे ये असाधारण रूप से मूल्यवान बन जाती है। यह मुसीबत के समय में हमेशा मदद करेगी।
आप किस चीज़ पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वो विश्वास करता है। ऐसा नहीं है। उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते हैं। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है, वैसी ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीज़ें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। पके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको आपके बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमयी जीवन जीने के लिए ज़रूरी हर चीज़ निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है, जबकि सच तो ये है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो ये एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा न डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहां वे हैं। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगें। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है? इसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत, चमत्कारी शक्ति। ये वो आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको ये सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वो हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजें कर सकते हैं और नई कलाकृतियाँ बना सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। ये आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी। ये आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। ये आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करें और रहें। विचार
भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियाँ अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों कम पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपक आज़ाद कर सकती है। यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया था। अपने शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने ये सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है, कभी कभार या अक्सर नहीं हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानिरहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य हैं। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं हैं। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं, पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है। ये एक शाश्वत सिद्धांत है। ये हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रवों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। या ये सिद्धांत लें, गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। ये हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो ये फैलेगा, चाहे ये स्टील चीन, इंग्लैंड, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक के साथ अमल करेंगे। वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वो जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। 2 मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क एक है लेकिन इसके 2 स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव और व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक वॉलंटरी और अनैच्छिक इनवॉलंटरी मन, पुरुष और स्त्री मन आदि। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क के मूल द्वैत का पता चलता है। इस पूरी पुस्तक में मैं आपके मस्तिष्क के 2 हिस्सों के लिए चेतन कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस मन का प्रयोग करूंगा। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हों तो आप उनका प्रयोग कर लें। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। चेतन और अवचेतन मन। आपके मस्तिष्क के 2 तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको ये एहसास ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों की उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से ये अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें।
अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीज़ों पर लागू होता है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहां रहते हो, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। बहरहाल, ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें ये एहसास है, जो आपको भी होगा, कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में उत्पन्न की हैं, चाहे आपने ये काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे, तो अपने जीवन की कायापलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे ये नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है वो तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं, वे विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं। कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। ये इतना ही आसान है। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं, जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें, तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आप गरीबी के बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इनसे अद्भुत वरदान हो सकते हैं? अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों को चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कैरूसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक्तंतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए हों। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा कैरियर खत्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े। तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना चाहता है। बड़े मैं से कैरूसो का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आपने अब तक जो सीखा है, मस्तिष्क के 2 स्तरों को समझते थे, उससे आप समझ सकते हैं कि कैरूसो चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है। ये आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन कैरूसो का छोटा मैं, डर, चिंता और तनाव से भरा होता है, तो आपके अवचेतन मन बड़े मैं में नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं। ये नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो, तो आप भी महान कैरूसो के उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भावों से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से यह बोलेंगे, तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसीलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। कार्यविधि का बड़ा अंतर।
चेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है। वो जहाज को दिशा देता है। वो इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है, तभी वे बॉयलर, यंत्रों और बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। अगर कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर दे तो जहाज चट्टानों से टकरा सकता है। इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वही बॉस है। चूंकि उसे ये पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, इसलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बहस नहीं करते हैं या पलटकर कुछ नहीं कहते हैं। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है और बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक होता है, आपके शरीर, आपके परिवेश और आपसे जुड़े सभी मामलों का। चेतन मन अपने विश्वास तथा अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। ये आदेशों पर सवाल नहीं करता है या ये नहीं पूछता है कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। अगर आप खुद से बार बार कहें, मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वो ये सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे न रहें। जब तक आप ये कहते रहेंगे, मेरे पास उस कार, छुट्टियों, उस घर के लिए पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको यह लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद निर्मित की हैं। पिछले क्रिसमस ईव पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, बीवर्ली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वह बफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी निगाह डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वो खुद से कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे मेरे लेक्चर का ये वाक्य याद आया, कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, इसे तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। कांच के पार रखे बैग को घूरते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है, ये बिक्री के लिए है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि ये मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन ये सुनिश्चित करेगा कि ये मुझे मिल जाए। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला। वहां पर वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। बाद में नीना ने मुझे बताया, मेरे पास उस बैग को खरीदने लायक पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे मिल गया। अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाहिए गई चीज़ें कहाँ मिलेंगी। वे सब मुझे अपने भीतर के शाश्वत खजाने से मिलेंगी। उसके अवचेतन ने किस तरह प्रतिक्रिया की। कुछ महीने पहले मुझे रूथ ए नामक महिला का पत्र मिला, जिसने मेरे भाषण सुने थे। उसने लिखा था, रट हुए, मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अकेली रह रही थी और सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन पर गुजारा कर रही थी। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशाजनक था। फिर मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव, आस्था और उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। क्या ये सच हो सकता है? मैंने आजमाने का फैसला किया। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति दयालु, प्रेमपूर्ण तथा आध्यात्मिक मानसिकता वाला है। मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्ते तक हर दिन ये बात कई बार दोहराती रही। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वे दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक थे। वे मेरी प्रार्थना का आदर्श जवाब थे। 1 हफ्ते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ही हम दोनों को इतने करीब लाई थी। रूथ ने पाया कि खजाना उसी के भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मकता उसके अवचेतन मन में उतर गई, जो रचनात्मक साधन है। जिस पल उसने दृढ़ता से यह तस्वीर देखी, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम द्वारा जवाब खोज लिया। बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसे और उसके नए पति को एक साथ ले आया। आप इस बारे में ज़रूर सोचें। जो भी चीज़ें सच्ची हैं, जो भी चीज़ें ईमानदार हैं, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें शुद्ध हैं, जो भी चीज़ें प्यारी हैं, जो भी चीज़ें अच्छी हैं, अगर कोई आस्था है और अगर कोई प्रशंसा है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचें। याद रखने लायक विचार: 1. खजाना आपके भीतर है। अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजें। 2. सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। 3. आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं।
अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो ये आपको ठीक उसी समय जगा देगा। 4. आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। 5. हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। 6. अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो ये विचार भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। वो इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। 7. आप जहाज के कप्तान की तरह हैं। आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीरें देने होंगे, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। 8. इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं या मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे न रहें या वो काम करने की क्षमता न रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। 9. जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीज़ों में विश्वास न करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाए। अपने अवचेतन की शक्तियों में विश्वास करें। ये विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। 10. अपने विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी है और आपका अवचेतन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, ये उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के साहचर्य के अनुसार काम करके ये अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए ये प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, सप्ताहों या इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसके तरीके अबूझ हैं। चेतन और अवचेतन में भिन्नताएं। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं हैं, वे तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ, आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार। ये आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं, आपका उपचार करें और आपकी आत्मा को खुशी से भरें। यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन, ऑब्जेक्टिव माइंड, बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां हैं। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लें आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल ग्रैंड कैन्यन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। ये निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों के जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। ये आपके यथार्थवादी मन का काम है। 2. अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन, सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हों।
दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उनींदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रिय के बिना देखता है। ये और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और दैवी स्रोत के साथ एक रूप है। ये उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। 39,273 हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है उनसे आप देख सकते हैं 15। आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता है। ये तर्क वितर्क नहीं कर सकता है और खुद कुछ नहीं सोच सकता है। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। ये कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दिया जाता है ये उसे ले लेता है। सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है। क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी अभी दिया है वो उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है। वो आपकी मदद लेकर डेक से नीचे अपने केबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, सच हो जाता है। उसी सुझाव पर भिन्न प्रतिक्रिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। मान लें, सहयात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपात कारण मतली तो नहीं आने वाली है। 4273 ये जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वो आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने को कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में ये विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी मतली नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव सजेशन किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। ये वो मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणत होता है। याद रहे, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मतली का कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वो इससे सुरक्षित है, इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गईं। हम सबके अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं, राय होती हैं। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया? कई सालों से मैं कैक्सटन हॉल में लंदन टूथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूं, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसकी निदेशक डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बाद मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता क्रिस्टल गेजर से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वो अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत पारलौकिक शक्तियां हैं। वह भविष्यवक्ता लोगों का बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वो खोया खोया रहने लगा। 1 महीने पहले यह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वो बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया। वह मर गया, हालांकि उसे ये पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वो खुद था। बाहरी सुझाव के कारण उसकी मौत। ये आदमी बाहरी सुझाव का शिकार था। उसे ये नहीं पता था कि उसे नकारना कैसे है। उसने अपने चेतन मन की सहमति से नकारात्मक सुझाव को स्वीकार कर लिया। उसका डर उसके अवचेतन मन में उतर गया। अवचेतन मन ने उसके डर को सच साबित कर दिया। भविष्यवक्ता ने उसे जो नकारात्मक सुझाव दिया था वो उसकी मौत का कारण बन गया। ये आदमी ये नहीं जानता था कि उसके भीतर एक असीमित शक्ति है जो उसके अवचेतन मन की है। ये नकारात्मक सुझाव को अपनी शक्ति से नकार सकती थी। इस तरह वो आदमी सुझाव को नकार कर अपनी जान बचा सकता था। एक महिला ने कैसे अपना जीवन बदल दिया। कई साल पहले न्यूयॉर्क में एक युवा महिला मेरे भाषणों में आती थी। वो अवसाद में थी।
वो जीवन में हमेशा असफल होने के बारे में शिकायत करती थी। उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकती। मेरे साथ जो भी काम करते हैं वे मुझसे बेहतर काम करते हैं। मैं उनसे कमज़ोर हूँ और मेरा आत्मविश्वास भी कम है। मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। मैंने पाया कि वो आत्म सुझाव की गलत कंडीशनिंग की शिकार थी। बचपन से ही उसे बताया गया था कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी। ये गलत कंडीशनिंग उसके अवचेतन मन में बैठ गई थी। मैंने उसे आत्म सुझाव की शक्ति से परिचित कराया। मैंने उसे समझाया कि वो अपने अवचेतन मन में सकारात्मक सुझावों को कैसे उतार सकती है। इससे नकारात्मक सुझावों की जगह सकारात्मक सुझाव ले लेंगे। उसने एक शांत कमरे में एकांत में जाने का फैसला किया। उसने एक कुर्सी पर बैठकर अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को बार बार दोहराने लगी, मैं असीमित रूप से सफल हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं एक सफल शादी करूंगी। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश औरत हूँ। वो रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद हर दिन ये दोहराती थी। लगभग 1 हफ्ते के बाद उसका नजरिया बदल गया। उसने कहा, मैं खुश होने लगी हूँ। मैं जीवन में सफल होने के बारे में आश्वस्त हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं सफल हो सकती हूँ। वो 1 साल बाद मुझसे मिली। वो खुशी से जगमगा रही थी। उसने मुझसे कहा, मैं अब एक सफल फैशन डिजाइनर हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है। मैं सबसे ज्यादा खुश औरत हूँ। उसने अपने अवचेतन मन में सकारात्मक सुझावों को उतारकर अपना जीवन बदल दिया। उसने पाया कि उसके भीतर एक असीमित शक्ति है जो उसे सफल होने में मदद कर सकती है। अवचेतन मन में प्रवेश करने का तरीका। अवचेतन मन में प्रवेश करने के कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है दोहराव। जब आप किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में उतर जाती है। दूसरा तरीका है कल्पना। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। तीसरा तरीका है भावना। जब आप किसी चीज के बारे में भावुक होते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में उतर जाती है। आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन में सकारात्मक सुझावों को उतार सकते हैं। इससे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। हर दिन सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। अपनी सफलता की कल्पना करें। उन चीजों के बारे में भावुक रहें जो आप चाहते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक हैं। नकारात्मक विचारों और विश्वासों से बचें। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें हर दिन पढ़ें। हर दिन सकारात्मक चीजों के लिए आभारी रहें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको खुश करें। अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरें। नकारात्मक विचारों और विश्वासों से बचें। याद रखें, आपके अवचेतन मन में आपके जीवन में कुछ भी हासिल करने की शक्ति है। सकारात्मक सुझावों को अपने अवचेतन मन में उतारकर आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। ये भी याद रखें कि अवचेतन मन में प्रवेश करने में समय लगता है। धैर्य रखें और अभ्यास करते रहें। समय के साथ आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना और अपने जीवन को बदलना सीखेंगे।